भारत के उत्तर एवं उत्तर पूर्व के क्षेत्र में तिब्बत, चीन, मंगोलिया, कोरिया तथा जापान आदि ऐसे देश थे जहां पर भारतीय संस्कृति का व्यापक प्रसार हुआ था। उत्तर में तिब्बत भारत का सबसे करीबी पड़ोसी है, इसलिए उस पर भारत का प्रभाव पड़ना लाजमी था। भारत से चीन जाने का एक रास्ता तिब्बत होकर जाता था, जिसके द्वारा इन देशों से न केवल व्यापारिक आदान प्रदान ही हुआ बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ। तिब्बत में 7वीं शताब्दी में सांग-सेन गैम्पो ने बौद्ध धम्म ग्रहण कर अनेक बौद्ध विहार तथा चैत्यों का निर्माण करवाया। वहीं पाली प्राकृत भाषा के साथ ही उसने भारतीय वर्णमाला व लिपि को भी अपनाया। तिब्बत जाने वाले भारतीय बौद्ध विद्वानों में भिक्षु श्री ज्ञान दीपंकर प्रमुख हैं, जिन्होंने 13 वर्ष तिब्बत में रहकर बौद्ध धम्म का प्रचार किया। आधुनिक काल में 1950 ईस्वी में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में कर लिया है। बौद्धों के धर्मगुरु दलाई लामा एवं उनके अनुयायी इस समय भारत में शरणार्थी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अपने पड़ोसी चीन के साथ भी भारत के संबंध प्राचीन काल से रहे हैं। बौद्ध ग्रंथों में चीन का उल्लेख है और चीनी रेशम का वर्णन भी है। इस बात के निश्चित प्रमाण हैं कि 2री शताब्दी पूर्व में भारत और चीन के मध्य व्यापारिक संबंध थे। भारत में चीनी रेशम की बड़ी कद्र थी। कुषाण शासकों और चीन के हान वंशी सम्राटों के बीच राजनीतिक संपर्क थे। प्रथम शताब्दी के अंत में भारत के कुषाण वंशी शासक कनिष्क महान ने पामीर पर्वत को पार कर चीन पर आक्रमण किया था। चीन में बौद्ध धम्म के प्रवेश की कहानी बड़ी ही मजेदार है। चीनी वृत्तांतों के मुताबिक सम्राट मिंग ती ने स्वप्न में एक विशालकाय स्वर्ण पुरुष को अपने महल में प्रवेश करते हुए देखा। जब लोगों ने बताया कि वे गौतम बुद्ध थे, उसने पश्चिम की ओर अपने दूत भेजे, जो धर्मरत्न और काश्यप मातंग नामक 2 भारतीय भिक्षुओं को अपने साथ लेकर वापस चीन लौट आए। मातंग के प्रभाव से चीनी सम्राट ने बौद्ध धम्म में दीक्षा ग्रहण कर ली। ये भिक्षु अपने साथ अनेक बौद्ध ग्रंथ लेकर गए थे, अतः चीन में रहते हुए चीनी भाषा सीखकर उन्होंने अनेक बौद्ध ग्रंथों का चीनी में अनुवाद किया। धर्मरत्न और मातंग के बाद मध्य एशियाई राज्यों खोतान, कूची आदि से भी अनेक बौद्ध भिक्षु लोकोत्तम, संघभद्र, धम्म रक्षक आदि चीन गए। इन बौद्ध विद्वानों के प्रचार कार्य और चीनी सम्राटों के दरबारियों व सामंतों के संरक्षण से प्रथम शताब्दी ईस्वी के अंत तक बौद्ध धम्म तथा भारतीय संस्कृति ने चीन के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। 4ठी शताब्दी से चीन में बौद्ध धम्म का प्रचार कार्य बहुत तेजी से हुआ। इसमें कूची के भिक्षुओं ने बहुत उत्साह दिखाया। इनमें कुमार जीव नामक बौद्ध विद्वान का नाम सर्वप्रथम है। कुमार जीव ने बंधुदत्त नामक बौद्ध विद्वान से बौद्ध शिक्षा ग्रहण की और बौद्ध साहित्य व दर्शन में विशेष दक्षता प्राप्त की। बाद में वे कूची लौट गए। कूची लौटने के शीघ्र बाद कूची तथा चीन में युद्ध छिड़ गया, जिससे कूची की पराजय हुई। चीनी सेना नायक कुमार जीव को अपने साथ ले गया। यह घटना 383 ईस्वी की है। चीन में उसकी विद्वता का सम्मान हुआ और उसे बौद्ध ग्रंथों का चीनी अनुवाद करने का कार्य सौंपा गया। कुमार जीव पहला व्यक्ति था जिसने चीनी भाषा में महायान दर्शन की व्याख्या की। उन्होंने 12 वर्ष के अल्पकाल में ही 100 से अधिक बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। चीन के विभिन्न भागों से आए अनेक व्यक्ति उनके शिष्य बन गए। कुमार जीव का चीनी भाषा पर इतना अधिकार था कि उनकी गणना चीन के महान लेखकों में की जाती है। उनके प्रभाव से 5वीं शताब्दी ईस्वी में चीन में बौद्ध धम्म को विशेष प्रोत्साहन मिला।
कुमार जीव के बाद आने वाले सैकड़ों बौद्ध भिक्षुओं में कश्मीर से आने वाले बुद्ध यश और गुणवर्मन, पाटलिपुत्र से परमार्थ, गुजरात से धम्मगुप्त, कांची के राजकुमार बोधिधर्म, ब्रजबोधि, अमोघ ब्रज के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। चीन से भारत आने वालों में फाहियान, हुएनत्सांग और इत्सिंग के नाम उल्लेखनीय हैं, जो अपने साथ सैकड़ों ग्रंथ चीन लेकर लौटे थे। इत्सिंग ने एक संस्कृत चीनी कोश की रचना की थी जो बौद्ध धम्म पर आधारित थे। 7वीं शताब्दी तो चीन में बौद्ध धम्म का स्वर्ण युग रही है। 8वीं शताब्दी में मध्य एशिया पर अरबों का अधिकार हो जाने से चीन व भारत के बीच स्थल मार्ग से आना जाना लगभग बंद हो गया था। अंतिम रूप से भारत से चीन जाने वाले बौद्ध विद्वानों में धम्मदेव, मंजूश्री और ज्ञानश्री के नाम विशेष हैं। इस प्रकार लगभग 1200 वर्षों तक भारतीय विद्वान अपार कष्ट झेलते हुए चीन जाकर बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करते रहे और चीन में न केवल बौद्ध धम्म बल्कि साहित्य, भारतीय कला और संस्कृति के प्रचार में जुटे रहे। इस सांस्कृतिक आदान प्रदान के फलस्वरूप भारतीय गणित, ज्योतिष, संगीत, बौद्ध चिकित्सा शास्त्र का चीनियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। चट्टानों को काटकर बनाए गए गुहा मंदिर और बुद्ध की 60-70 फुट ऊंची विशाल मूर्तियां यहाँ पर दर्शनीय हैं। तांग वंश के काल में तुहनवांग नामक स्थान पर अनेक गुहा मंदिर बनाए गए थे, जिनमें बुद्ध की 1000 मूर्तियां पाई गई हैं। चीन से ही बौद्ध धम्म 4वीं शताब्दी में कोरिया पहुंचा। वहां ज्यादातर लोगों ने बौद्ध धम्म स्वीकार कर लिया। इत्सिंग के वर्णन से जानकारी मिलती है कि 7वीं व 8वीं शताब्दी में कोरियाई भिक्षु बौद्ध धम्म व दर्शन के ज्ञान के लिए भारत आए थे। जापान में बौद्ध धम्म कोरिया से पहुंचा। यहाँ भी बौद्ध धम्म का काफी प्रसार हुआ। जापान के ऐतिहासिक यात्रा वृत्तांतों में उल्लेख किया गया है कि 733 ईस्वी में भारत से भिक्षु बोधिसेन जापान गए, जहां उनका बड़ा आदर हुआ। साथ ही उन्हें बौद्ध विहारों का कुलपति भी नियुक्त किया गया। कोरिया व जापान से बौद्ध धम्म मंगोलिया, मंचूरिया और साइबेरिया में पहुंचा। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।